गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? हार्नबिल महोत्सव को, ओणम त्योहार को, या फिर नुआखाई त्योहार को, या फिर मुआत्सु उत्सव को? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, हार्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार जो है कहा जाता है। और इस त्यौहार के बारे में अगर बात करें तो ये जो त्यौहार है ये प्रतिवर्ष 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में आयोजित किया जाता है। और इस त्यौहार को कौन से उपनाम से जाना जाता है? त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ठीक है, इस त्यौहार को देखा जाए किस पक्षी के नाम पे रखा गया है फ्रेंड? हॉर्नबिल पक्षी जो है उसके नाम पे रखा गया है। कारण ये है कि ये जो पक्षी है वो यहाँ के लोक कथाओं में, जो स्थानीय कई लोक कथाएं हैं, उनका एक केंद्र बिंदु ये पक्षी है, जिसके कारण से इस त्यौहार का नाम इस पक्षी के नाम पे यानी कि हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे रखा गया है। चूंकि फ्रेंड इस वर्ष जो त्यौहार ये मनाया जा रहा था, ये महोत्सव मनाया जा रहा था, इसी महोत्सव के दौरान जो है कुछ उग्रवादी विद्रोहियों के द्वारा विद्रोह करने की वजह से जो विद्रोही थे और जो सुरक्षा बल थे उनके बीच में एक संघर्ष हुआ। और सुरक्षा बलों के ने जो गोलीबारी किया उसमें कम से कम 14 नागरिकों की और जो एक सैनिक शहीद हो गए, जिस कारण से यहाँ पे इस महोत्सव को, हार्नबिल महोत्सव को रद्द करना पड़ा था 1 से 2 दिन के लिए। और ये जो फ्रेंड घटना हुई थी ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ये नागालैंड के मोन जिले में हुई थी। ठीक है, मोन जिले में हुई थी नागालैंड के, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चूंकि ये काफ़ी दुखद था, काफ़ी ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ, तो इस त्यौहार के बीच में ये कुछ घटनाएं घटी हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर हम इस त्यौहार के बारे में आते हैं, जो कि हमने बात किया कि एक ये 10 दिनों तक चलने वाला इस वार्षिक कार्यक्रम जो है वो राज्य की जितनी भी 17 जो जनजातियां हैं उनको एक तरह का मंच प्रोवाइड करता है। ठीक है, मंच यानी कि जितनी जनजातियां हैं वो एक मंच पर आती हैं और वो अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करती हैं। क्योंकि आप इस महोत्सव के दौरान देखेंगे कई जो है पर्यटक इस नागालैंड में आते हैं और कितने जो सोशल मीडिया जो साइट्स होती हैं यानी कि विभिन्न माध्यमों के द्वारा ये जो जनजातियां अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। तो ओवरऑल अगर हम इस महोत्सव के उद्देश्य को समझे तो इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? इस त्यौहार का नागा संस्कृति को संरक्षित करना, यही इस महोत्सव का जो है उद्देश्य है। अगर हम बात करते हैं जो कि एक 10 वर्षीय जो है 10 दिवसीय वार्षिक महोत्सव जो सांस्कृतिक उत्सव, उसमें देखा जाए लोक नृत्यों, पारंपरिक संगीत, स्थानीय व्यंजनों, हस्तशिल्प, कला कार्यशालाओं आदि के माध्यम से समृद्ध और विविध नागा जो है जातीयता को प्रदर्शित किया जाता है इस त्यौहार के माध्यम से, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये देखिए ये पक्षी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यही हॉर्नबिल पक्षी है और इसी पक्षी के नाम पे जो है इस त्यौहार का नाम रखा गया है। इस पक्षी की हम विशेषता के बारे में देखें तो ये पक्षी जो है ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जो एशिया का क्षेत्र है, जो अफ्रीका का क्षेत्र है, जो मेलानेशिया का क्षेत्र है, वहाँ ये पाई जाती है। और IUCN के रेड लिस्ट में, ठीक है, इसे नियर थ्रेटेन यानी कि खतरे के निकट जो है इसको रखा गया है, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, जब हम बात करते हैं नागालैंड की फ्रेंड, तो नागालैंड जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या हो जाता है? जिसकी राजधानी फ्रेंड कोहिमा हो जाता है। ठीक है, नागालैंड की हम बात कर रहे हैं। और इस समय देखा जाए वहाँ के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? नेफ्यू। ठीक है, नेफ्यू रियो जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इस समय यहाँ के गवर्नर देखा जाए जगदीश, ठीक है, जगदीश मुखी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ अन्य त्योहारों के बारे में लिखा है। ओणम त्यौहार के बारे में आप मुझे बताएंगे, बाकी मैं बताती हूँ नुआखाई त्यौहार जिसको मनाया जाता है उड़ीसा में मनाया जाता है। आप मुझे बताएंगे किस कारण से जो है नुआखाई त्यौहार का जो है उत्सव है उसका कारण क्या है, प्रमुख जो है उद्देश्य क्या है। और मुआत्सु त्यौहार को भी फ्रेंड नागालैंड में ही मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप मुझे 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओणम त्यौहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो तो वो जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप बताइए नुआखाई त्यौहार जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, इस त्यौहार का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हम अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है फ्रेंड हमारा, किस राज्य में पायलट परियोजना रिहैब की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ आपके पीटी के लिए, इवन अगर आप मेंस दे रहे होंगे यूपीपीसी से संबंधित तो ये भी वहाँ पे आप इसको एज अ आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो इस पायलट प्रोग्राम का जो शुरुआत, पायलट परियोजना रिहैब की शुरुआत जो की गई है वो उड़ीसा में, असम में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड बी यानी कि आंध्र प्रदेश, माफ करिएगा मुझे, बी यानी कि असम में जो है वो पायलट परियोजना रिहैब की शुरुआत की गई है। और इसके बारे में आइए देखते हैं ये है क्या। तो देखा जाए असम राज्य में ये जो पायलट परियोजना रिहैब, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन हार्ट यूजिंग बीज, शुरू किया गया है। और ये देखिए ये जो
परियोजना है जो मानव हाथी संघर्ष की घटना में कमी लाने के लिए जंगल और गांव की परिधि में मधुमक्खियों के बक्से स्थापित करने पर जोर देती है। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं, जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ किया जा रहा है। जंगल में जानवर रहते हैं, जब आप उनके घरों को साफ करेंगे तो आप ऑब्वियस है वो आपके घर में प्रवेश करेंगे। यही कुछ हो रहा है इन दिनों में। तो ये जो जानवर हैं ये क्या कर रहे हैं, मानव बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से आप इधर लगातार सुन रहे होंगे कि मानव और जानवरों का संघर्ष यानी कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। इसके वजह से बहुत बड़े पैमाने पर इधर वर्षों में हम देख रहे हैं कि जान माल का जो है खतरा बना हुआ है मानव बस्ती पे, और कई लोगों की इसकी वजह से मृत्यु हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रयास ये किया जा रहा है कि एक जो गाँव होगा, मान लीजिए एक गाँव है, इस गाँव का बाढ़ है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, मधुमक्खियों के बक्से को रख दिया जाएगा। भाई मधुमक्खियाँ क्यों? देखा जाए मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो हाथियों को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं, और हाथियों को भी ये लगता है कि जो मधुमक्खियाँ है ना वो उनकी आंखों से और उनके सूंड से जो है उनके अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करेंगे और इससे वो काफ़ी तंग हो जाती हैं। तो ये मधुमक्खियों से हाथी काफ़ी डरते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे मधुमक्खियों के बाड़े लगे रहते हैं, बाड़ों के पास जो मधुमक्खियाँ होती हैं अपने छत्ते को लगाती हैं, तो वहाँ से जो है जो हाथी हैं वो वापस चले गए हैं अपने जंगल की तरफ। ऐसी कई बार देखा गया है। तो ये परियोजना, ये पायलट परियोजना जो है इसी के लिए कि इसके वजह से जो हाथी हैं वो जो मानव जो है बस्ती है वहाँ पे प्रवेश नहीं करेंगे, और इसके वजह से जो मानव और हाथियों के बीच में संघर्ष जो चलता है, जिसके वजह से मानव की काफ़ी ज़्यादा मृत्यु हुई है बड़ी संख्या में, वो उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये परियोजना की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग यानी कि रिहैब क्या है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। ठीक है, ये देखा जाए मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने से संबंधित कार्यक्रम है। ठीक है, और ये परियोजना देखा जाए किसकी पहल है, खादी और ग्रामोद्योग की पहल है। ठीक है, असम की बात करते हैं। असम जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, दिसपुर है। ठीक है, और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है फ्रेंड, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वो प्रोफेसर जगदीश। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जगदीश मुखी जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, कहाँ के, असम के। ठीक है, आइए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादकों के सशक्तिकरण के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मेटा यानी कि फेसबुक का नया नाम मेटा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर गूगल। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, फ्लिपकार्ट के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो स्वयं सहायता समूह के जो उत्पाद हैं उनको सशक्तिकरण के लिए, उत्पादकों के जो सशक्तिकरण के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो आइए समझते हैं ये क्या है। तो भारत सरकार का जो मंत्रालय है, जो भी ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट के बीच जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए समझौता किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है। देखा जाए ये बात कर रहे हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन फ्रेंड, ये एक क्या है परियोजना, एक तरीके से ग्रामीण जो गरीबी है, गरीबी उन्मूलन की ये परियोजना है, और इसका भी क्रियान्वयन जो किया जाता है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस परियोजना के तहत अगर देखें, इस मिशन के तहत देखें तो जो गरीब लोग होते हैं उनको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित किया जाता है, और उन्हें क्या किया जाता है, स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने का प्रयास किया जाता है। इसी के तहत ध्यान में रखते हुए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है वो फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत किया जाएगा जो स्थानीय व्यवसाय, जो स्वयं सहायता समूह को क्या किया जाएगा, ई कॉमर्स के दायरे में ला करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें ये समझौता क्या है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है उसी को पूरा करने का उद्देश्य है। ठीक है, इस समझौते में देखा जाए जो फ्लिपकार्ट होगा फ्रेंड, फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस का जो है उपयोग करके जो बुनकर होंगे, जो शिल्पकार होंगे, जो कारीगर होंगे, उनके जो कुशल जो चीज़ें होंगी, जो उनके उत्पाद होंगे, उनको क्या किया जाएगा, बाजार तक जो है उनकी पहुंच को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से ये समझौता देखा जाए जो है कि एक तरीके से इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो उत्पादक होंगे उनको एक तरीके से उनके व्यापार में अवसरों की वृद्धि करने का प्रयास करेगा, और साथ ही साथ उनके आजीविका के बेहतर जो है अवसर प्रदान करना या फिर उन्हें बनाए रखने का मदद करेगा ये समझौता। ठीक है, यही बात करें जो फ्लिपकार्ट पर देखा जाए 36 जो है SSG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पंजीकृत किए गए हैं, और देखा जाए 11 उत्पाद बिक्री के लिए सूचीबद्ध है। ठीक है, SSG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य और क्लस्टर ऑनबोर्डिंग उत्पादों के लिए प्रशिक्षण सहायता जो है वो प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण सहायता भी उनको प्रदान किया जाएगा इस समझौते के तहत। ठीक है, आइए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट का
सामान निर्यात के मामले में वर्ष 2020 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया, यानी कि फूड एक्सपोर्ट के मामले में अरब देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है, तो पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर फ्रेंड चौथे पे। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, पहले पे, ठीक है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये जो हम बात करते हैं, जो अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट का जो सामान निर्यात के मामले में भारत देखा जाए, जो पिछले वर्ष 2020 में पहले स्थान पे पहुंच गया है, और ये ऐसा पहली बार फ्रेंड हुआ है 15 सालों में कि भारत ने जो है ब्राजील को पीछे छोड़ करके अरब देशों में नंबर 1 का क्या है, सप्लायर बन गया है। किस चीज़ का सप्लायर बन गया है, फूड सप्लायर बन गया है। तो सबसे ज़्यादा जो फूड सप्लाई कर रहा है, कौन कर रहा है इस समय, भारत कर रहा है। इसके पहले देखा जाए ब्राज़ील करता था, और अब देखा जाए 15 सालों में ब्राज़ील को पीछे छोड़ते हुए भारत ने क्या किया है, एक बड़ा सप्लायर बन गया है अरब देशों का, ठीक है। इसमें देखा जाए जो अरब ब्राज़ील चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें यह बताया गया आंकड़े के अनुसार जो कोविड महामारी की वजह से वर्ष 2020 में अरब और ब्राज़ील के व्यापार में काफ़ी कमी भी आई है, ऐसी बात की गई। और अगर देखें भौगोलिक स्थिति में भी देखें तो फ्रेंड ब्राज़ील काफ़ी दूर है अरब देशों से, वहीं भारत काफ़ी नज़दीक है। जहाँ ब्राज़ील अगर अपनी किसी वस्तु का सप्लाई करता है, फूड वस्तु का, तो उसको पहुँचने में 1 हफ्ते 1 महीने लग सकते हैं। और अगर ये भारत से अगर कोई चीज़ सप्लाई हो रही, जैसे कि फ्रूट्स हो रहा है, वेजिटेबल्स हो रहा है, मीट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो मात्र 1 हफ्ते में पहुंच जाता है। तो इसके वजह से जो प्रेफरेंस होगा वो भारत की तरफ ज़्यादा जाता है। तो ये सब कई कारण हैं, ऐसे ना भौगोलिक कारण हो गया, पैंडेमिक की वजह से भी उनका व्यापार का काफ़ी हानि हुई है, जो भारत और माफ़ करिएगा जो ब्राज़ील और अरब देशों के बीच में। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए कई कारक होते हैं जो ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, या कई कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसी चीज़ों में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर शोधकर्ताओं ने 224 मिलियन वर्ष पूर्व निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, ग्रीनलैंड, ठीक है। अभी देखा जाए हाल ही में ग्रीनलैंड में जो है 214 मिलियन वर्ष पूर्व निवास करने वाले जो है पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की गई, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए जो वहाँ के शोधकर्ता हैं उन्होंने 214 मिलियन, यानी कि जिसे हम पूर्व ट्रायसिक युग कहते हैं के नाम से जानते हैं, वहाँ पे 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है फ्रेंड। और ये देखा जाए ये जो जीवाश्म है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिकों ने, जीवाश्म वैज्ञानिकों ने इसको 1994 में पूर्वी ग्रीनलैंड में खुदाई के दौरान 2 अच्छी तरह से संरचित डायनासोर खोपड़ी का पता लगाया था, ठीक है। और शोधकर्ताओं ने निर्धारित यह किया है कि ये जो नई प्रजाति है इसका नाम क्या दिया गया है, इस्सी सानिक इस नई प्रजाति का नाम दिया गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यही है जो डायनासोर की नई प्रजाति मिली है, सबसे पहला डायनासोर। ये देख लीजिए मीडियम साइज वाला एक लंबी गर्दन वाला डायनासोर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये देखा जाए ये सारपोडास, ठीक है फ्रेंड, सारपोडास का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। सारपोडास का पूर्ववर्ती है ये सारपोडास। और फ्रेंड सारपोडास जो थे वो अब तक के सबसे बड़े भूमि पर पाए जाने वाले जानवर हैं, ठीक है, सारपोडास, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही जब हम बात करते हैं फ्रेंड ग्रीनलैंड की, जिसकी राजधानी आप ये देखिए ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का मैप आपके सामने हमने खोल दिया है। ग्रीनलैंड जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, नुक, ठीक है। यहाँ की मुद्रा फ्रेंड क्या है, डेनिस क्रोन जो है वो यहाँ की मुद्रा है। लेकिन हम मैप देखते हैं ग्रीनलैंड, देखिए जिसके उत्तर में आर्कटिक ओशन है और जहाँ जिसके दक्षिण में हम देखते हैं दक्षिण पूर्व में अटलांटिक ओशन है, ठीक है। इसके यहाँ पे देखिए कनाडा है और यहाँ पे देखिए आइसलैंड है जिसकी राजधानी हम रेजविक देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ग्रीनलैंड को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बेफिन आइलैंड है, यहाँ कनाडा, और यहाँ पे देखिए बेफिन बे है, ठीक है, इसके पश्चिम में। और इसके दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो डेविस स्ट्रेट है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए डेविस स्ट्रेट किसके पास में है, ठीक है, किसके बीच में जाता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इसके बीच में देखिए डेनमार्क स्टेट है। डेनमार्क स्टेट की बात देखिए यहाँ पे डेनमार्क क्यों बोला गया, आप भी मुझे इसका कारण बताइए, क्योंकि डेनमार्क पे यहाँ पे आप बताइए ग्रीनलैंड पे किस देश का अधिकार है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर करिए और आप बताइए यहाँ पे देखिए डेनमार्क के बीच में ग्रीनलैंड और यहाँ पे देखिए आइसलैंड के बीच में कौन सा स्टेट है, डेनमार्क स्टेट है, जो कि बहुत कंफ्यूज आपको कर सकता है। आप जनरली डेनमार्क की लोकेशन देखेंगे वहां पे आप इसको खोजेंगे, लेकिन आप मुझे कारण बताइए कि क्या कारण है कि डेनमार्क स्टेट जो है वो ग्रीनलैंड और जो कि आइसलैंड के बीच में है। और यहाँ पे देखिए उत्तर में आपको ग्रीनलैंड सी भी दिखता है और ये आपका देख लीजिए पूरा ग्रीनलैंड का आपका मैप दिख रहा है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा काजू वैली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में,
केरल में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी, तमिलनाडु में स्थित है। काजू वैली वेटलैंड जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों था। तो ये देख लीजिए, ये जो वेटलैंड है काजू वैली, ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। और ये देखा जाए अभी हाल ही में जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में जो पर्यावरण और वन सचिव सुरप्रिया साहू के द्वारा इस वेटलैंड को तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, और ये जो घोषणा की गई है वो किस अधिनियम के तहत की गई है? तो ये घोषणा जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 की उपधारा 1 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस बार प्रश्न भी पूछा था, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि जैसे पर्यावरण जो है अधिनियम कब आया, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया। इस बार प्रश्न भी आया था यूपी आर ओ में, तो यूपी पीसीएस आर ओ में, तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए, आपको ये सब पढ़ लेना आप अच्छे से। ठीक है, बाकी फ्रेंड इसके बारे में ये जो अभयारण्य जो वेटलैंड की बात करते हैं, तो ये पुलिकट झील के बाद जो है काजू वैली वेटलैंड जो है दक्षिण भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु जिसकी राजधानी फ्रेंड चेन्नई है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है M.K. स्टालिन। ठीक है, M.K. स्टालिन जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री, और गवर्नर देखा जाए R.N. रवि हैं। ठीक है, वो यहाँ के गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? विजय सेन को, अजय मेनन को, अनिल मेनन को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? अनिल मेनन को जो है नासा ने, जो कि एक भारतीय मूल के डॉक्टर हैं, और नासा ने इनको अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। तो यहाँ पे देख लिया जाए, भारतीय मूल के ये एक चिकित्सक हैं, और अमेरिकी जो वायुसेना है उसमें ये लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। कौन? अनिल मेनन। और इनको देखा जाए, इनको 9 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भविष्य के नासा मिशन के लिए चुना गया है। तो जो भविष्य के नासा मिशन के लिए 10 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, जिसमें एक आपके भारतीय मूल के जो चिकित्सक हैं अनिल मेनन भी एक है। ठीक है, इनकी बात अगर करें अनिल मेनन, तो ये एक स्पेस एक्स के पहले फाइटर सर्जन है, और इन्होंने देखा जाए नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन के दौरान क्या किया था कि कंपनी द्वारा इंसानों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के पहले मिशन में मदद की थी। और साथ ही देखा जाए जो भविष्य के मिशन के दौरान जो मानव प्रणालियों को समर्थन करने के लिए एक चिकित्सीय संगठन का निर्माण भी किया था। आप इनकी पिक देख सकते हैं, यही है आपके जो है अनिल मेनन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है? नीलमणि फुकन जूनियर, ठीक है, अमिताभ घोष, अरुंधति राव, या फिर कृष्णा सोबती? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नीलमणि फुकन जूनियर जो है उनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे देख लिया जाए, ये एक असमिया कवि हैं। कौन? आपके नीलमणि फुकन जूनियर, और इनको 56वां जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इनका जन्म देख लीजिए 1933 में हुआ था। और इन्होंने देखा जाए असमिया भाषा में जो हमें कविताओं की लगभग कितनी पुस्तकें लिखी? 13 पुस्तकों को इन्होंने रचना किया है। और इन्होंने देखा जाए असमिया साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कोंकणी उपन्यासकार है जिनका नाम है दामोदर मुआवजू को देखा जाए 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इन लोगों दोनों की पिक देख सकते हैं। और यहाँ पे जब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की फ्रेंड बात करते हैं, तो ये देश का जो है सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, और यह पुरस्कार देखा जाए हर साल किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ जो है संगठन है उसके द्वारा जो है ये दिया जाता है पुरस्कार। ठीक है, कब से दिया जा रहा है? 1961 से दिया जा रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारतीय भाषाओं और इंग्लिश में लिखते हैं, यानी कि जो भारतीय जो इंडियन लैंग्वेज है और जो इंग्लिश है उसमें जो लिखते हैं, और केवल भारतीय भाषा को ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं, और अगला हमारा दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाया है? क्यूबा, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुएला, या फिर ग्रीस? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाया, यानी कि 4.5 दिन में आपको छुट्टी दे दी जाएगी। वैसे देखें तो 5 दिन पे दिया जाता है, सैटरडे और संडे जनरली लोगों का वीक रहता है, वीक ऑफ रहता है। ठीक है, लेकिन इस दिन क्या होता है कि संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है कि जो आपका फ्राइडे का भी डे रहेगा उसको भी हाफ डे में कर दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो
जो संयुक्त अरब अमीरात है उसने क्या किया, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला ये पहला देश बन गया। और यहाँ की सरकार के अनुसार जो है वो संयुक्त अमीरात ऐसा पहला देश है जिसने वैश्विक 5 दिवसीय सप्ताह से कम समय में राष्ट्रीय कार्य सप्ताह की शुरुआत की। और ये जो समय देख लीजिए, सुबह में 7:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। और यह जो योजना है जो बनाई गई, जो कार्य सप्ताह जो है अपनाने को, ये 1 जनवरी 2022 से जो है सप्ताह को इसको अपनाया जाएगा। इस 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वही यानी कि फ्राइडे तक इनको, फ्राइडे के दिन हाफ डे हो जाएगा, पूरा एक दिन, पूरा हाफ डे, फिर सैटरडे और संडे ये पूरा छुट्टी रहेगी जो जो संयुक्त अरब अमीरात में कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, आखिरी प्रश्नों पे बढ़ते हैं और हमारा आखिरी प्रश्न है कि U22 किस देश का चंद्र रोवर है जिसने चंद्रमा पर रहस्यमय वस्तु की खोज की है? तो ये जापान है, रूस का है, चीन का है या फिर ताइवान का है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चीन का है ये U22 रोवर जिसने चंद्रमा पर रहस्यमय वस्तु की खोज की है। अगर आप देखें तो ये देखिए, ये चंद्रमा है और चंद्रमा पे एक छोटा सा आपको वस्तु दिख रही है। ये एक रहस्यमय वस्तु है जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा रहस्यमय झोपड़ी कहा गया है। और ये चीन के रोवर जो है U22 के द्वारा खोजा गया है। और इस रोवर को देखा जाए चॉन्ग-E4 मिशन में चंद्रमा पर लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च देखिए कब हुआ था? 2018 में हुआ था, जो कि चंद्रमा पर 2019 में पहुंचा था। ठीक है, ये देखा जाए, ये जो रोवर है फ्रेंड, यहाँ पे जो चीन के U22 रोवर ने चंद्रमा पर जो वस्तु खोजी है वो जो है चंद्रमा के सबसे दूर दराज के इलाके, जिसको हम यहाँ पे आप देख रहे हैं वान कर्मर क्रेटर है, वहीं के नज़दीक इसको जो है उतारा गया था। और वहीं के नज़दीक जो है ये वस्तु जो है नज़र भी आई है, जिसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है फ्रेंड? रहस्यमय झोपड़ी नाम दिया है इस वस्तु को। ठीक है, और ये देखा जाए, ये रोवर ने चंद्रमा के सबसे दूर एक घने आकार की मिस्ट्री हट, ठीक है, जिसको हमने बताया रहस्यमय जो है झोपड़ी नाम जो है देखा है। और ये देखा जाए, ये जो चॉन्ग-E5 मिशन है वो चंद्रमा के नमूने को पृथ्वी पर लाया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस मिशन के बारे में। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। आ जाते हैं हम फैक्ट्स ऑफ द डे पे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि बोर्ड ऑफ एडवाइजरी फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IDEA में शामिल हुए हैं। कौन हुए हैं? पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। ठीक है, सुनील अरोड़ा यहाँ पे शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा मैड्रिड में आयोजित डेविस कप 2021 फाइनल में क्रोएशिया को हरा करके विजेता कौन बना है? रूसी टेनिस संघ बना है। ध्यान रखिएगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया था डेविस कप 2021, जिसके फाइनल में कौन जीता है? रूसी टेनिस संघ जीता है। किसको हराया है? क्रोएशिया को हराया है। ठीक है, गोल्डमैन शेस ने 2020 में भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया है? फ्रेंड यहाँ पे 2022 होगा, ध्यान रखिएगा, 2020 नहीं 2022। ठीक है, 2022 में भारत की GDP जो है वो 9.1% रहने का अनुमान लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं फ्रेंड? इत्रा डेविस। ठीक है, इत्रा डेविस को उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। महिला टेनिस एसोसिएशन ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड दिया है। किसे दिया है? एमा रादुकानु को दिया है। ठीक है, अगला हमारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कौन बनी है? श्रुति सितारा। तो श्रुति सितारा क्या बनी है? मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021, और ये पहली भारतीय जो बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? संजीव मेहता को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया फ्रेंड? 7 दिसंबर को मनाया गया। और इस बार का थीम क्या था? वैश्विक विमानन विकास हेतु उन्नत नवाचार। ठीक है, अगला हमारा 5000 साल पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला को GI टैग मिला है। जो संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है फ्रेंड? झारखंड से संबंधित है। ये 5000 साल पुरानी है सोहराई कोहबर चित्रकला। ठीक है, इसको GI टैग दिया गया है, झारखंड राज्य से संबंधित है। अंतिम हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे कि राष्ट्रपति अडामा बैरो ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। कहाँ के राष्ट्रपति? गाम्बिया के। तो गाम्बिया के राष्ट्रपति अडामा बैरो को पुनः जो है इनको दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के रूप में गाम्बिया। तो इस तरीके से था हमारा 10 फैक्ट्स ऑफ द डे। आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला है कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा रखी गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला हेलमेट बैंक बनने जा रहा है। कहाँ पे? नोएडा में। ठीक है, अगला हमारा बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल के सर्वे में लखनऊ का
संजय गांधी पीजीआई देश भर में किस स्थान पर रहा है? 7वें स्थान पर रहा है, ठीक है, बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल के सर्वे में। देखा जाए उत्तर प्रदेश का शहर है जिसे भी हाल ही में महानगर का दर्जा मिला है, कौन सा शहर है? गोरखपुर शहर है, ठीक है। और आखिरी हमारा नीति आयोग के द्वारा पॉवर्टी इंडेक्स 2021 जो है वो जारी किया गया था और इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए गरीब राज्यों की सूची में प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पॉवर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार पहले स्थान पे जो था वो कौन सा राज्य रहा है गरीबी राज्यों की सूची में, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ था और साथ ही साथ हम लोगों ने 10 फैक्ट्स ऑफ द डे और अंत में हमने देखा, क्या देखा? हम लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश स्पेशली, उसमें हमने आपसे छोटे मोटे थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।